ध्यान में बच्चों लोग, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे रेडॉक्स। ठीक है, चैप्टर बेसिकली है रेडॉक्स। ये आपका क्लास 11 का बुक का जब खोलोगे ना तो पार्ट 2 बुक में आपको पहला चैप्टर दिखेगा। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली चैप्टर का नाम होगा। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमको समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहला चीज जानना कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीग्रल वैल्यू होता है। ठीक है, इसे यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है। प्लस जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए डिफाइन किया था? डिफाइन किया था हमेशा एटम्स के लिए। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मॉलिक्यूल का नहीं होता है। किसका होता है चलो? वो हमेशा एक एटम का होगा, सिंगल एटम का। ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी हम बोलेंगे तो हम किसी सिंगल एटम के बारे में रिफर करेंगे हमेशा। एक दो इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट का वर्ड यूज करेंगे या ऑक्सीडेशन नंबर का वर्ड हम यूज करेंगे, इसका मतलब क्या है? हम किसी एटम के बारे में रिफर कर रहे हैं, यानी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। प्लस जो ऑक्सीडेशन स्टेट एटम का होता है वो इंटीग्रल वैल्यू लेगा, वो हमेशा इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर होता है। ठीक है, ये दो चीज दिमाग में रखना, ध्यान देना। तो अगला पॉइंट आता है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल तो दिए, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें कैसे? निकालने का कुछ तरीका होना चाहिए भाई। तो तरीका है अपने पास। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का तो कभी कभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे और कभी कभी बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों का मतलब सेम ही है। ऑक्सीडेशन स्टेट बोले या ऑक्सीडेशन नंबर बोले, दोनों का मतलब आपको सेम लेके चलना भी। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूज मत करना। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हम सेम चीज को रिफर करने का हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। अगर हम बोला गया ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का तरीका क्या हो सकता है? एक होता है मैथमेटिकल अप्रोच, एक होता है मैथमेटिकल अप्रोच। ये आसान होता है और आप लोग को समझाना आसान होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें सिंपल हल्का सा मैथमेटिक्स लेके इससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ईजी होता है। ठीक है, और समझाना आसान होता है आप लोग के लिए। लेकिन क्या होता है, ये मैथमेटिकल अप्रोच से बेटर अप्रोच होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये हमेशा बेटर अप्रोच होता है। ठीक है, बेटर अप्रोच इसलिए होता है क्योंकि ये इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है और ये लॉजिकल होता है। ये क्या होता है? ये ज़्यादा लॉजिकल होगा, ये ज़्यादा लॉजिकल होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले मैथमेटिकल अप्रोच सीखेंगे और उसके बाद जाएंगे स्ट्रक्चर अप्रोच पे। ठीक है, स्ट्रक्चर जो अप्रोच होता है वो बेस्ड ऑन होता है, बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम। जो एटम बॉन्ड बनाया हुआ है उसके बीच में अगर डिफरेंस होगा, किसका डिफरेंस होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, उसके बेसिस पे ये दिया गया है। ठीक, तो अगर आप देखोगे, डेफिनेशन को देखोगे, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन भी मैंने आंसर से नीचे नोट कर दिया है, उसके बाद थोड़ा देख लेता हूँ। तो ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन कैसे किया वो ध्यान देना। तो देखो ध्यान से, तो क्या बोला गया? ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रैकेट में लिखा हुआ चार्ज, ब्रैकेट में लिखा हुआ चार्ज। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, यानी कंपाउंड में एलिमेंट पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, यानी जो चार्ज आएगा, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा है। कौन? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अ सर्टेन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स formulated on the basis that electron pair in a covalent bond belongs, ठीक है, belongs entirely to more electronegative element। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब डेफिनेशन को समझना कैसे समझ यहाँ पे, इसको अगर आपको लेमन टर्म में आपको समझाना होगा तो आप इसका मतलब समझो। आप इसका मतलब ये है ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल आपके सामने मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या NaCl मान लेते हैं। तो कोई अगर ऐसा लिखता है NaCl को, मान लेते हैं हम लिख रहे हैं NaCl को NaCl, ठीक, तो आप क्या बोलते हो यार कि Na, आप इसको ऐसा भी दिखाते हो कि Na पे चार्ज प्लस होता है और Cl पे चार्ज माइनस होता है। हम इसको अगर हम बोल रहे कि नहीं NaCl को हम बॉन्ड बना कर दिखा दिए, ठीक है, आप बोलोगे ऐसा कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि आप बोलोगे क्लोरीन ज्यादा अल्टरनेटिव है तो इस पर चार्ज नेगेटिव दे देंगे,
और सोडियम लेस अल्टरनेटिव है तो उसमें चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। यानी आप जो बॉन्ड है, बॉन्ड को आप आयनिक मान के ब्रेक कर दियो, बॉन्ड को आप आयनिक समझ के ब्रेक कर दियो, और चार्ज जो आया है तो यह, तो हमको बोलना क्या चाह रहे हैं, ये जो ऊपर जो डेफिनेशन है ना, वही बताना चाह रहा है। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि आपका जो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स इंटायरली टू मोर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट। तो यही तो बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं कि NaCl को अगर कोवेलेंट मानते तो ऐसा होता, बट उसका अगर आयनिक होता तो क्या होता है, ऐसा ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, Na+Cl- है। इसमें हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि जो 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 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है किसी के पास शिफ्ट पे है, जो सोडियम के पास पॉजिटिव हो गया और सारा इलेक्ट्रॉन चला गया क्लोरीन के पास। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या था, क्लोरीन ज्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जैसे मान लेते हैं कि ए और बी में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक, और हम एज्यूम करें कि जो बी का अल्टरनेटिविटी है वो ए से ज्यादा है। तो अगर मान लेते हैं कि बी का बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या होगा, ए पे चार्ज आएगा प्लस और बी पे चार्ज आएगा माइनस। तो इस तरह से जो चार्ज ब्रेक करता है और उसके बाद जो चार्ज अपियर कर रहा है उसी को बोला गया ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको बोला गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट ए का होगा +1 होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट जो बी का होगा -1 होगा। तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोले तो आप क्या करना, जब भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो उसको आप आयनिक समझ कर ब्रेक कर देना, उसका आयनिक मान लेना, उसको आयनिक मान लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, देखो यहाँ पे CO2, CO2 का फिगर कुछ ऐसा होता है। ठीक, अब CO2 बोलेंगे कार्बन का चार्ज क्या होगा, क्या देखो हम क्या आपको क्या करें, जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड है, CO2 क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन अगर आपको चार्ज चाहिए ना, तो ऑक्सीडेशन से चाहिए, तो आप मेंटली क्या सोचोगे, आप मेंटली सोचोगे कि CO2 एक आयनिक कंपाउंड है, यानी उसका बॉन्ड को ब्रेक कर दो आयन की तरह। ठीक है, उसके बाद जो चार्ज आएगा उसी को बोला गया ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको बोला गया है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप बॉन्ड ब्रेक करते हो, तो यहाँ से दो बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से दो बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा अल्टरनेटिव कौन होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा अल्टरनेटिव होता है कौन, कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, तो चूंकि दो बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पे दो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दो पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो बॉन्ड टूटा होगा तो दो नेगेटिव होगा, और कार्बन पे क्या आएगा, दो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज आ रहा है, इस ऑक्सीजन पे -2 आ रहा है, इस ऑक्सीजन में -2 आ रहा है, और इस कार्बन पे कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। तो जो नेट चार्ज इस तरह से बॉन्ड तोड़ने के बाद जो नेट चार्ज अपियर करता है उसी को बोला गया है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी को बोला गया है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यानी इस O का -2, इस कार्बन का +4, इस O का -2, ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी जब भी कोई मॉलिक्यूल दिया रहता है उसको उसको आप आयनिक एज्यूम करके ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के पीछे लॉजिक क्या रहेगा, जब ब्रेक करोगे तो आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उधर भेज देना जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये इसका लॉजिक था। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का। इसको हम लोग फिर से सीखेंगे, मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसको आगे और सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। अब ध्यान देना, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का दो तरीका है, एक था मैथमेटिकल अप्रोच और एक मैं क्या बोला था, स्ट्रक्चर अप्रोच। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर अप्रोच होता है वो डेफिनेशन बेस्ड होता है। ये ज्यादा बेटर इसलिए होता है क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड होता है, ये आपका डेफिनेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया है बेटर अप्रोच होता है। तो जो स्ट्रक्चर अप्रोच होगा वो बेटर अप्रोच होता है। क्यों होता है, क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड होता है। क्या होता है, डेफिनेशन बेस्ड होता है। उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। क्यों सीखेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। अगर हम बोल देंगे CO2 आपको फिगर बनाने ही, उसका फिगर आपको याद नहीं है, बॉन्ड नहीं बना पाओगे तो उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्ट्रक्चर अप्रोच बेटर अप्रोच है, बट उसको जानने के लिए हमको केमिकल बॉन्डिंग का फिगर समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ज्यादा इंफेसिस होगा मैथमेटिकल अप्रोच का, हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच को ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, इस पे ज्यादा मेरा फोकस रहेगा अभी। स्ट्रक्चर अप्रोच को हम लोग कैसे काम करना आपको समझा देंगे आगे हम, लेकिन ज्यादा स्ट्रक्चर अप्रोच का हम लोग काम ज्यादा कब यूज करेंगे, जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको बॉन्ड का पैटर्न समझ में आएगा कि बॉन्ड कैसा बनाना होता है, तो आप उसको और ज्यादा इंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हुए चलो हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच पे। ठीक है, ध्यान देना, जो मैथमेटिकल अप्रोच होता है तो उसमें ध्यान दोगे आप लोग, तो सबसे पहले आपके पास एक फंडामेंटल रूल होता है। क्या होता है, फंडामेंटल रूल।
तो फंडामेंटल रूल क्या बोल रहा है, तो ध्यान देना। तो मैथमेटिकल अप्रोच के लिए अपने पास एक फंडामेंटल रूल है। फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया बच्चे लोग, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा सारे एलिमेंट्स का किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में, वो इक्वल टू होगा चार्ज ऑन इट। ठीक है, इनसे चार्ज के बराबर होगा। तो उसको इसी डेफिनेशन को अगर छोटा में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, यानी सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू चार्ज ऑन इट, इक्वल टू चार्ज ऑन इट। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको आपको अप्लाई कैसे करना है देखना नीचे, तो ध्यान देना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिया हो के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आपके पास H2SO4 है, ठीक है। फिर HNO3 लिया है, फिर NO+ लिया हुआ, और यहाँ पे कार्बोनेट आयन है CO3-2 है, ध्यान देना। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग H2SO4 पे। तो हमको फंडामेंटल रूल को अप्लाई करना सीखना है। तो क्या बोला गया, H2SO4 में कितना एटम है, एक H एटम है, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन है। हम क्या मान रहे हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट X माना गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट को Y माना गया, और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को Z माना गया। ठीक है, X Y Z एक वेरिएबल ले लिए हैं जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट को रिफर कर रहा है। ठीक है, हम बात कर, जब भी हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली होता है एटम का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर अगर बोलेंगे X, अगर बोल रहे हैं कि X इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब यहाँ पे दो हाइड्रोजन का नहीं है, सिंगल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट X है। अगर बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट Z है, इसका मतलब आपके पास 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किसके लिए होता है, एक एटम के लिए होता है। तो जो Z होगा एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक, ये समझ में आना चाहिए आपको। अब ध्यान दें, अब इस पर हम एक इक्वेशन फ्रेम करते हैं। तो हम सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करते हैं। तो चूंकि हाइड्रोजन आपके पास हाइड्रोजन दो है, तो हाइड्रोजन का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 2 × X हो जाएगा। ठीक है, प्लस सल्फर क्या एक है आपके पास, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट Y होता है, तो 1 × Y कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट Z माने हैं, तो टोटल ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो 4 × Z हो जाएगा, 4 × Z हो जाएगा। ये सारा ऑक्सीडेशन का सम हो गया, ये सारा ऑक्सीडेशन का सम आपको सम दिख रहा है आपके सामने। ठीक है, और आप बताओ H2SO4 पे कोई चार्ज है क्या, इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो चार्ज क्या है, जीरो है। चार्ज क्या है, जीरो है, तो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू चार्ज। क्या बोले थे, सारे ऑक्सीडेशन का सम क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। तो सारे ऑक्सीडेशन का सम कर लेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू चार्ज, और चार्ज क्या है, जीरो है। चार्ज क्या है, जीरो है। ठीक, सिमिलरली बात कर रहे हैं हम लोग HNO3 का। तो यहाँ पे क्या होगा, X होगा, Y होगा, Z होगा। ठीक है, H का X मान लिए, N का Y मान लिया, और O का Z मान लिए। अब इसको अप्लाई करेंगे, सिर्फ फंडामेंटल रूल अगर हम अप्लाई करते हैं, तो फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, सारे ऑक्सीडेशन का सम इक्वल टू चार्ज। नाइट्रिक एसिड पे चार्ज क्या है, जीरो है। देखोगे X + Y + 3Z इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड के लिए फंडामेंटल रूल। अगर बात करते हैं NO+ के लिए, NO+, तो NO+ के ऊपर चार्ज क्या, +1 है। चार्ज क्या है, +1 है। ठीक, तो चार्ज को +1 दिख रहा है। हम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मानते हैं, N का X मान लेते हैं, और O का Y मान लिए, O का हम Y मान लिए, तो क्या हो जाएगा, X + Y होगा, और X + Y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा +1, इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1। ठीक, ठीक है। अगर बात करते हैं हम कार्बोनेट का, तो ध्यान देना, कार्बोनेट में क्या है, दो एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन को हम X मान ले रहे हैं, और ऑक्सीजन का क्या मान ले रहे हैं, Y मान ले रहे हैं। तो सम क्या होगा, X + 3Y, X + 3Y इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू -2, इक्वल टू -2। ठीक है, यानी सारे ऑक्सीडेशन का सम इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू चार्ज। चार्ज क्या सिस्टम पे, तो कार्बन पे चार्ज आपको दिख रहा होगा, चार्ज क्या है, -2। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप लोग। ये फंडामेंटल को अप्लाई करने का आपको तरीका बता रहे थे।
कि उसका हम आगे यूज करेंगे। बेसिकली क्या होता है ना, फंडामेंटल रूल आपको एक रिलेशन दे देगा। यहाँ पे देखोगे वेरिएबल के बीच में हम लोग एक लीनियर इक्वेशन बना लिए ना, आपके सामने आप पढ़ोगे क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल जो भी होता है। यहाँ पे बेसिकली फंडामेंटल रूल बेसिकली आपको एक इक्वेशन देगा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना के दे देगा। अब आपको क्या होगा, वेरिएबल को सॉल्व करना है, आपको वेरिएबल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये मैथमेटिक्स है, इसमें कोई केमिस्ट्री का कोई बात ही नहीं है, इसमें केमिस्ट्री का कोई रोल ही नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है पूरा, ठीक है। अब ध्यान देना, इस फंडामेंटल रूल के बेसिस पे कुछ रूल को डिराइव किया गया, कुछ रूल को डिराइव किया गया, उस डिराइव रूल के बारे में जानते हैं। ध्यान देना, जब बात करें हम लोग डिराइव रूल का, तो अपना पहला जो रूल है, तो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि ऑल एटम हैव ऑक्सीडेशन स्टेट 0, all atom have oxidation state 0 in their elemental state, in their elemental state or uncombined state, elemental state or uncombined state or free state, ठीक है। तो अगर एलिमेंट अपने एलिमेंटल स्टेट में होगा या अनकम्बाइंड स्टेट में होगा या तो फ्री स्टेट में होगा, इन तीनों केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट को बाय डिफॉल्ट क्या मान लोगे, 0 मान लोगे। बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, 0 मानना है। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, जैसे ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन का क्या हो सकता है, एक सिंगल ओ एटम हो सकता है, ये है अनकम्बाइंड स्टेट। और ऑक्सीजन का एलिमेंटल स्टेट क्या होता है, तो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में या O3 के फॉर्म में होता है। तो ये तीनों केस क्या है, या तो इनका एलिमेंटल स्टेट है या तो अनकम्बाइंड स्टेट है, ठीक है। तो इन सारे केसेस में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, ठीक है। इवन देख रहा फॉस्फोरस, तो फॉस्फोर P4 या के फॉर्म में होता है या फिर P के फॉर्म में होगा। इन दोनों केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। सल्फर क्या होता है, सल्फर एसिड होता है, या तो आप सल्फर लिखो सिंपल, इन दोनों केस में क्या होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है, तो हाइड्रोजन H के फॉर्म हो सकता है या फिर H2, तो दोनों केस में क्या होगा, 0 होगा। सोडियम तो Na के फॉर्म में होगा, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। आयरन, तो आयरन का अनकम्बाइंड स्टेट कैसा होगा, Fe होगा, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इसको ध्यान देना, इसको आप और अच्छे समझ सकते हो। जैसे एग्जांपल देख, जैसे हम O का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो O का या तो O हो सकता है या तो O2 हो सकता है या तो O3 हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि नहीं हम 0 क्यों बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो चलो देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। आप क्या करना, इसका ऑक्सीडेशन को X मान ले, ठीक है, O का ऑक्सीडेशन को X मान लेते हैं, तो यहाँ भी X मान सकते हैं और यहाँ भी X मान सकते हैं। अब देखो हम लोग का फंडामेंटल रूल क्या बोलता है, जो भी सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या होगा, इक्वल टू चार्ज। सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या होगा, इक्वल टू चार्ज। यहाँ देखना, इस O के ऊपर चार्ज क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा होगा। यहाँ कोई चार्ज है क्या, नहीं, चार्ज तो 0 है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आप पहला केस लेते हो तो फर्स्ट केस में ध्यान देना, फर्स्ट केस में इकलौता एक एटम का क्या होगा, X इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अगले केस में देखेगा तो अगले केस में 2 एटम है, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 2x हो जाएगा, और इसका सम क्या होगा, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे तीनों है तो क्या होगा, उसका टोटल ऑक्सीडेशन क्या 3x हो जाएगा, और 3 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अल्टीमेटली यहाँ भी x इक्वल टू क्या हो, 0 होगा। यहाँ भी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे सिंपल निकाल सकते हो ना। अगर बोल रहे हैं कि सोडियम Na का फॉर्म है, तो बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, उसको x मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर चार्ज क्या है, चार्ज 0 है, तो हम लोग क्या सीखे हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होता है इक्वल टू चार्ज होगा, तो चार्ज 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा। वो बोलेगा एसेट, एसेट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम S का Y मान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे 8 सल्फर है, 8 सल्फर है, तो क्या होगा, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 8Y होगा, और 8Y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो Y क्या निकालोगे, तो Y निकलेगा 0, क्या निकलेगा, 0। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं कि एलिमेंटल स्टेट या अनकम्बाइंड स्टेट या फिर फ्री स्टेट में जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होगा, चलो वो होता है 0 होता है, वो होता है 0 होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल रूल को अप्लाई करके इसको आप निकाल सकते थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपका रूल नंबर 1 समझ में आ चुका है। सेकेंड हम लोग सीखते हैं, फंडामेंटल रूल से हम लोग सेकेंड रूल जो सीखें जो डिराइव हुआ है, अगला रूल सेकेंड रूल जो डिराइव है उसको देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड रूल क्या बोल रहा है आपको, बोला गया है कि जब भी किसी भी मोनोटोमिक आयन, जब भी किसी मोनोटोमिक आयन को देखते हैं, यानी सिंगल एटम का आयन, उसका जो चार्ज होता है ना, उसका जो चार्ज होता है
वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप मोनोटोमिक आयन मतलब सिंगल एटम का आयन, उसमें एक ही एटम होना चाहिए। एग्जाम्पल Na+, कैल्शियम +2, अल्यूमिनियम +3, ठीक है, ऑक्साइड O-2, N-3, तो सारे आयन में क्या है, आपका सिंगल एटम है। तो जब भी सिंगल एटम का आयन होगा तो उसमें जो चार्ज होगा आयन पे, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, सोडियम का चार्ज +1 है तो उसका ऑक्सीडेशन 1 मानेंगे, कैल्शियम का +2 है तो उसको क्या बोलेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 होगा। अल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, मतलब चार्ज +3 है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, यानी जो चार्ज है ना वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉर एग्जांपल O का चार्ज -2 है ऑक्साइड में, तो उस ऑक्साइड का यानी उस O का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। नाइट्राइड में यानी N-3 में चार्ज -3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, -3 होगा उस केस में नाइट्रोजन का। उसको फिर से लिंक कर सकते हैं हम लोग, तो फिर से कैसे सोचोगे आप, अब फंडामेंटल रूल अप्लाई कर देना। तो ध्यान देना, जैसे बात करते हैं Na+, या बात करो आप Al+3, ठीक है, Na+, या बात करो आप Al+3 बात कर रहे हो, या मान लेते हैं आप बात करो सल्फ S-2, ठीक है, S-2। यार देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अगर मान लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है, इसका Y मान लेते हैं, इसका Z मान लेते हैं, और क्या बोला गया है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है इक्वल टू चार्ज होता है, इक्वल टू चार्ज होता है। सोडियम पे चार्ज क्या +1 है तो X इक्वल टू क्या होगा, +1 होगा। अल्यूमिनियम पे चार्ज क्या है, +3 है तो क्या होगा, Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और सल्फर पे चार्ज क्या है, -2 है तो Z जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें जूम कर रहे हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें जूम किए हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो जो चार्ज है आयन पे वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जा रहा है, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेकंड रूल। आप लोग सेकंड रूल आप लोग को समझ में आ चुका होगा, ठीक, ध्यान देना। आपको पहला रूल समझ में आ गया, आप लोग को सेकंड रूल समझ में आ चुका है। इसके अलावा कुछ केसेस को हमको याद कर लेना है, जो हमको बार बार हमको यूज करना पड़ेगा, वो आपको याद होना चाहिए। याद क्या होना चाहिए, ध्यान देना। तो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम एलिमेंट हमको याद होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ एलिमेंट का आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे, जब वो कंबाइन करे तो इन कंबाइंड स्टेट, जब वो कंपाउंड बनाएगा उस केस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या मानना है वो आपको याद होना चाहिए, तो कुछ को आपको याद करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल देखो, जब भी फ्लोरीन कंपाउंड में रहेगा, किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन रहेगा, किसी भी कंपाउंड में अगर फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, कंफर्म याद रखना। किसी भी कंपाउंड में अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानोगे, -1 मानोगे, ठीक है। अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट मतलब कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारा क्या होता है, एक ग्रुप 1 का एलिमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं एक ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 1 का एलिमेंट हमेशा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 होता है। क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा। कब, जब कंपाउंड में रहेगा, जब कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो कंपाउंड यानी जब कंपाउंड बना लेगा उस केस में ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा। ग्रुप 2 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है बच्चों लोग, ग्रुप 2 में होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, तो ग्रुप 2 का एलिमेंट्स है। ग्रुप 2 का एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 होता है, कब होता है, जब वो कंपाउंड बनाएगा, जब वो कंपाउंड बनाएगा। तो ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो फ्लोरीन ग्रुप 1, ग्रुप 2 समझ में आ गया। ग्रुप 13 में से 2 एलिमेंट हम ले रहे हैं, अल्युमिनियम, गैलियम। तो अल्युमिनियम गैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होगा, क्या होगा, +3 होगा, हमेशा क्या होगा, +3 होगा। तो अल्युमिनियम गैलियम का +3 आपको याद रखना है, ठीक। ये हो गया मेन, आपको जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिक्स होता है, चेंज नहीं करता है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं करेगा, ये फिक्स वाला लिख दिया हम लोग, ठीक है। इसका फिक्स होता है, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ध्यान देना, बात करें ऑक्सीजन का, तो जब भी बात करेंगे हम ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो वैल्यू होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो जनरली होता है -2, जनरली होता है -2, यानी ऑक्सीजन जब भी दिखेगा उसको आप -2 मान लेना, -2 मान लेना, ठीक है। तो आपको आपके लिए यही चीज 95% टाइम आप इसी वैल्यू का यूज करते हो। तो आप ऑक्सीजन के लिए आप याद भी कर सकते हो कि ऑक्सीजन रहेगा तो हमको -2 लेना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मतलब कब, जब पेरोक्साइड में बात कर रहे हैं, पेरोक्साइड में जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है, बैरियम पेरोक्साइड। तो इन सब पेरोक्साइड्स में O का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। तो बहुत छोटा केस है, पेरोक्साइड रहेगा तो उसमें O का स्टेट होता है -1, ठीक। तो पेरोक्साइड वाले केस में क्या लोगे, O का स्टेट लोगे -1 लोगे। कितना क्लियर है बच्चे लोग? अब बात करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, O2F2। तो O2F2 वाले केस में ये सिंगल मॉलिक्यूल है, इस सिंगल कंपाउंड में O का स्टेट होता है +1, इसको आप याद कर सकते हो। और OF2 में O का स्टेट होता है +2, यानी भी सिंगल कंपाउंड है जिसमें +2 होगा, यानी जनरली -2 होता है, पेरोक्साइड में -1 होगा, और O2F2 में +1 होगा और OF2 में +2 होगा। ये O का ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन हो गया, ठीक। ये हो गया O ऑक्सीजन के बारे में चलो, जिसको हमको याद रख लेना है। इसके अलावा आपको याद करना पड़ेगा हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन का अगर इन्फॉर्मेशन आप चेक करोगे तो हाइड्रोजन में क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन जनरली होता है +1। तो हाइड्रोजन का जनरल वैल्यू क्या होता है, +1। तो आप याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन -1 कब होता है, तो हाइड्रोजन -1 तब होगा जब हाइड्रोजन कंबाइन करेगा मेटल से, यानी मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन को -1 लेना। एग्जांपल NaH, कैल्शियम हाइड्राइड, बैरियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, इन सब में जो हाइड्रोजन का स्टेट होगा वो -1 होगा, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन कंबाइन करेगा ऐसे एलिमेंट से जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होगा, उस केस में भी हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको आप -1 मानोगे। फॉर एग्जांपल BH3, बोरोन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से कम होता है, लेस देन हाइड्रोजन होता है, ठीक। अगर लेस देन हाइड्रोजन होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस केस में भी जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, ठीक है। क्या होगा, -1 होगा। अगर बात करते हैं हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यार क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मतलब जो हैलोजन ग्रुप है उसका -1 होता है जनरली, ठीक है। -1 होगा कब होगा, जब कंपाउंड में बाकी जो भी एलिमेंट है कंपाउंड में, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इनसे कम होगा तो व्हेन अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इट, तभी ऐसा लेते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखना कि -1 इसको कब लेना है। ध्यान देना, आपके पास होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इसका मतलब क्या होता है, जब दो हैलोजन मिलकर कंपाउंड बनाएगा, फॉर एग्जांपल ClF3, IF7, ICl3, ICl, BrF5, ऐसा कुछ एग्जांपल है जिसको आप इंटर हैलोजन कंपाउंड बोल सकते हो। तो इसमें जब भी ये कॉम्बिनेशन होगा तो इसमें देखोगे दो अलग अलग हैलोजन आपस में कंबाइन कर रहा है। तो जब दो हैलोजन कंबाइन करेगा तो किसी एक का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दूसरे से ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ClF3 में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप क्लोरीन, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को -1 मानना, जो ज्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को आप -1 एज्यूम कर लोगे, ठीक है। तो ये रहेगा आपको सारा रूल जो आपको याद करना है, ठीक। अगर आप इतना याद कर लोगे तो इसको अप्लाई करना बहुत आसान है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, ठीक है। तो इस अगले पेज पे देखोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हल्का सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। आपको बस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यूज है कुछ आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ये वैल्यूज को आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये वैल्यूज को आप याद कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे कंपेयर करना है। यहाँ पे आपके सामने कुछ वैल्यूज है, इस वैल्यूज को आप याद कर लेना, ठीक। ये वैल्यूज को आपको याद कर लेना है, इस वैल्यू से आपको कभी कभी आपको आगे हेल्प हो जाएगा, ठीक है।